आर्टरी के अंदर की जो गैप होती है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है, वो खरोचते जाती है और उसी का अंदर एक क्लॉट बन जाता है और फिर वो स्ट्रोक क्रिएट करता है ना। हम साइकिक सर्जरी में क्या करते हैं, वो जो क्लॉट होता है यहाँ पे उसकी हम धीरे धीरे सर्जरी करते हैं और उसमें पॉजिटिव थॉट्स और एनर्जी डालते हैं, वो मैं बाद में प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो फिर से वो नव निर्माण होता है। साइकिक सर्जरी का पूरा प्रोसीजर रीजनरेटिव प्रोसेस है कि आप एनर्जी डालते हो और फिर से पॉजिटिव एफर्मेशन डालते हो तो फिर से एक नव निर्माण शुरू हो जाता है, री एनर्जेटिक हो जाता है, रीजनरेशन शुरू हो जाता है। समझ में? यहाँ जितना समय डैमेज को लगा उतना ही आपको कंटिन्यू साइकिक सर्जरी करते करते उस डैमेज को रिवर्स में लाना पड़ेगा। अब समझो 3 महीने का डिप्रेशन था तो 3 महीने तक साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। 6 महीने से उसको टाइम लगा कैंसर डेवलप होने को तो 6 महीने लगेंगे साइकिक सर्जरी करने में। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप किसी भी पर्सन को पूछो भाई इसकी तकलीफ कब से, वो बोलेगा हाँ 3 महीने 3.5 महीने से ऐसी हालत है, तो समझ लो इतना ही समय आपको साइकिक सर्जरी को लगेगा। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में? हाँ इंटेंसली करोगे तो कम समय में भी ठीक हो सकता है। मैं एक ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। उसने जितना समय अपने आप को अंदर डैमेज करने में लगा दिया है उतना आपको रीजनरेशन में लगना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने बिजनेस में जितना लॉस किया है तो उतना ही अमाउंट आपको कमाना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज को भरपाई कर पाओगे। लेकिन आदमी में पेशेंस नहीं होता है, बोलते मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, 3 महीने से कर रहा हूँ, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन इसमें उल्टा होता है, उसमें पहले एनर्जी रीडेवलपमेंट होती है, थॉट्स रीडेवलपमेंट होता है, इमोशन रीडेवलपमेंट होता है, फिर फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो उतना तक हम वेट नहीं कर रहे। उतना तक अगर हम वेट करते हैं ना तो रिजल्ट आता है। हम क्या करते हैं, हर 2-4 साइकिक सर्जरी के बाद कंपेयर करते हैं, अभी चेंज आया कि नहीं, अभी चेंज आया कि नहीं। चेंज एंड रिजल्ट के बाद आता है। एलोपैथी में उल्टा होता है, चेंज पहले आता है, बाकी का कॉज ऐसे ही रह जाता है। साइकिक सर्जरी में उल्टा होता है, पहले जो जो आपने डैमेज किया है पहले तो उसका रीडेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर सपोज बारिश में दीवारें खराब हो गई है ना, अगर आप पेंटर को बुलाओगे तो वो घसेगा 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 और उसके बाद वो चूना मुना प्लास्टरिंग करके फिर कलर लगाएगा। सीधा आपके ऊपर वो कलर नहीं लगाएगा, नहीं तो 2-4 दिन के बाद वो भी उखड़ जाएगा, है ना। तो वो इनर लेयर तक वो जाएगा, जहां पे आपको दीवार रेती सीमेंट दिखेगी तब तक वो उसको छीलते जाएगा, क्लियर करते जाएगा। उसके बाद फिर उसका वो लेवल में लाएगा, उसके बाद वो कलर करेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेसेस ऐसे ही होते हैं कि वो करोनरी की हीलिंग हो या साइकिक सर्जरी हो, तो पहले वो एनर्जी को रीडेवलप करता है कि जितना आपका एनर्जी लो हुआ है पहले वो एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा, फिर आपके थॉट इमोशंस को अपलिफ्ट करेगा, फिर आपके फिजिकल लेवल को अपलिफ्ट। क्योंकि ऑरा अंदर से बिगड़ते हुए बाहर गया, इनर मोस्ट लेयर से आउटर लेयर्स तक बाहर गया, फिर आउटर लेयर को चेंज करते 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 आपको इनर लेयर तक पहुंचना पड़ेगा। तो इट विल टेक टाइम। फिर वो वेट रिडक्शन का है या थायराइड का इश्यू है या अस्थमा का है या ब्लड प्रेशर का है या कैंसर का है, क्योंकि इनर मोस्ट डैमेज है ना। अगर इस आदमी का आप डायरेक्ट सर्जरी करते हैं, मेडिकल सर्जरी, तो वो इनर क्लॉट निकालेगा डायरेक्ट, कॉस्ट तो वैसे ही रहेगा। 2-3 महीने के बाद फिर से क्लॉट हो जाएगा, फिर से ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस है, पैरालिसिस होने के चांसेस है। सो ये यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। अब माइग्रेन की जो तकलीफ होती है ना, वो कुछ पकड़ने के वजह से होती है। जैसे पास्ट लाइफ का कोई इमोशन पकड़ा तो राइट साइड में माइग्रेन होता है, फ्यूचर की कोई चिंता का थॉट आपको खाया जा रहा है तो लेफ्ट साइड में माइग्रेन होगा। प्रेजेंट का अगर आपको कोई थॉट पकड़ के रखा है कि यार आज मेरे से ये नहीं हो पाया, आज मेरे से ये नहीं हुआ, आज मुझे ये करना था, ये रोज आपको एंजाइटी जो होती है ना, प्रेजेंट की एंजाइटी, ये आपको है ना सेंटर में हेडेक क्रिएट करेगी, यहाँ पे ज्यादा आपको हेडेक होगा। तो माइग्रेन इज नॉट अ डिजीज, वो एक्सरे में नहीं आता है, सीटी स्कैन एमआरआई में नहीं आता है, क्योंकि माइग्रेन ही एक ऐसी डिजीज है जहाँ पे एलोपैथी टोटली फेलियर है मेडिकल साइंस में, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। जो दिखता नहीं तो बेचारा साइंस ठीक कैसे करेगा, कुछ दिखना चाहिए ना उसको। तो माइग्रेन का सिस्टम क्या है, कहाँ का माइग्रेन है ये पूछ लो उसको, जिस साइड का है आपको समझ में आएगा कि उसका इश्यू कौन सी चीज से है। इज इट क्लियर? राइट। अभी
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अस्थमा क्रिएट करता है, कोई बता सकते क्यों? यस, ब्रीदिंग स्लो, हाँ वो ठीक है, लंग्स को, हाँ लंग्स को, हाँ लंग्स को इफेक्ट करता है तभी अस्थमा। मैं कॉज पूछना चाहता हूँ कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स अस्थमा कैसे क्रिएट करता है? ब्रीथिंग इज ओके, वो मैं समझ जाता हूँ। देखो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? अपने आप को तुच्छ समझना, अपने आप को छोटा समझना। जब इंसान अपने आप को छोटा समझता है ना, तब धीरे धीरे उसके ब्रेथ है ना स्लो हो जाते, मतलब कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। उसको लगता है वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना ऊपर है, देखो मैं कैसा है। तो धीरे धीरे उसके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, राइट? तो उसके वजह से उसके लंग्स में कंस्ट्रिक्शंस आते हैं, उसके जो अंदर सेल्स होते हैं ना, एरियोल्स जिसको बोलते हैं, उसके ट्यूब्यूल्स छोटी 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 होते जाती है। फिर उसको अस्थमा होता है, तो पंप लेके उसको डायलेट करना पड़ता है, फुगाना पड़ता है, फिर ऑक्सीजन अंदर जाता है। थोड़े देर के बाद फिर से वो मेडिकल केमिकल कम हो जाता है, एक्शन कम होता है, फिर कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, राइट? आप जितने अपने आप को सुपीरियर समझोगे ना अपने लाइफ में कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपको कभी अस्थमा नहीं क्रिएट होगा। आजकल जो बच्चों को भी अस्थमा होता है, इसका रीजन ये है, कहीं ना कहीं बच्चों को काफी बार है ना, दो बच्चे तो एक को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मेरी एक कजिन सिस्टर थी, उसको हमेशा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था कि मेरी दूसरी बहन इतना कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे उसको अस्थमा डेवलप हुआ, फिर उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ एंड शी डाइड इन 26-27 की एज में, क्योंकि वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे अंदर से इंसान को खाया जाता है। पहले इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, फिर डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के बाद डिजीज क्रिएट होती है। सब है ना, थॉट्स और इमोशंस है ना, एक बीमारी को क्रिएट करता है, वो उससे फिर दूसरा कनेक्टेड बीमारी क्रिएट होती है। इट्स अ चेन साइकिल होती है। हेट्रेड ज्यादा अपेंडिक्स क्रिएट करता है। आप जितना दूसरे को हेट करोगे ना, तो ज्यादा फायर बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, दूसरे की आप घृणा करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, किसी को आप ज्यादा जज करते हो, तो अंदर एसिड बढ़ते जाता है। अंदर का जो ये आप देख रहे हो, ये इंटेस्टाइन है, ये अपेंडिक्स है, और ये यहाँ पे पित्त बढ़ जाता है। हम गुस्सा करते हैं किसके ऊपर ज्यादा, या किसी की बहुत घृणा करते हैं, तो अंदर पित्त बढ़ता है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना बॉडी का, अपेंडिक्स इज एन एक्स्ट्रा पार्ट, उसका एक्चुअली देखा जाएगा तो कोई रोल है ही नहीं स्टमक में। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो भी रहेगा बॉडी में ना, वो सबसे पहले डैमेज होगा। समझ में? जो भी एक्स्ट्रा चीज रहेगी ना, जैसे अपने कार में देखो जो एसेसरीज होती है ना, वो ज्यादा डैमेज होती है। आपका सीट कवर है, आपकी फिल्म है, जो भी आपने जो एक्स्ट्रा लगाया वो जल्दी डैमेज होती है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जितना बार बार हेट करो, ये तो ऐसा ही, ये तो ऐसा ही, ये तो वैसा ही है, तो हमारे अंदर ना एसिड बढ़ते जाता है, क्योंकि हमने उसके लिए गुस्सा किया। इससे होता क्या है कि सपोज अगर मैं इनको गाली देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे गुस्सा करने से मेरी एनर्जी कम हो गई, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर ये इसको प्यार से लेंगे तो शी इज अपलिफ्टेड। लेकिन ये भी वो टाइम पे सोचेंगे अरे ये मेरे को ऐसे बोल रहा है, मैं भी उसको ऐसा करूँ, तो इनका भी ये अपेंडिक्स बढ़ जाएगा। तो कल अगर कोई आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है ना, कोई आपको हेट करता है ना, आप उसको बहुत प्यार से ले लो, तो आपको वो एनर्जी कंजम्पशन और अपलिफ्ट करेगा। आप रिएक्ट मत करो उसके गुस्से पे। सर इसका अपेंडिक्स निकाल दिया। ठीक, ये बहुत सारा है ना अपेंडिक्स का। आंतड़ी तो 7.2 मीटर की है, वो तो इतना छोटा सा पार्ट है। अल्सर तो हो सकता है उसको, पैनक्रियास तो डैमेज हो सकता है। यहाँ जितने भी है नॉर्मली किसी के WBC मतलब स्प्लीन में ज़्यादा इफेक्ट होता है। अपेंडिक्स निकाल दिया क्योंकि वो राइट साइड में होता है, तो वो लेफ्ट साइड का ज़्यादा डैमेज होता है, स्प्लीन ज़्यादा डैमेज हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं तो हीट घूमेगी। जैसे अगर आपके बॉडी में है ना, अगर आपने सपोज कोई बाहर का खाना खा लिया या पॉल्यूटेड पानी पी लिया, तो उसमें जो जर्म्स है कहीं ना कहीं तो जाके रिसाइड करेंगे, और वो ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ इम्यूनिटी कम है, जहाँ पे एनर्जी कम है, वहीं जाके इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। तो जो भी हीट हमने क्रिएट की है, ये कहीं तो जाएगी। बॉडी हमेशा है ना, जहाँ पे वीक होता है ना इंटरनली, डिजीज वहीं से स्टार्ट होती है। आपका माइंड वीक है तो माइंड में बीमारियां शुरू होगी, आपकी बॉडी वीक है तो बॉडी में बीमारियां शुरू
समझ में कि नहीं? इसलिए हमें रोज 10-15 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, 10-15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, 10-15 मिनट हीलिंग करनी चाहिए। ये 3 चीज अगर आपने कर दी तो माइंड बॉडी फ्री हो जाएगी। समझ में कि नहीं? तो दैट इज वेरी सिंपल है कि जितना आपने अपने तीनों सिस्टम को, माइंड बॉडी सोल, तीनों सिस्टम को जितना आपने पॉजिटिव रखा है तो उतना आप फिट रहोगे। दैट इज अ सिंपल साइंस। इज इट क्लियर अभी तक? राइट? जैसे आपने कहा कि माइग्रेन का कोई ये नहीं है, हाँ। जैसे सोराइसिस का भी तो कोई ट्रीटमेंट? एक चीज मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। स्किन इज अ लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। चमड़ी की कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती किसी को। वो तो बेचारी भाषा है जो समझा रही कि अंदर का आपका रूट चक्र डैमेज है, और वो इनर मोस्ट डैमेज, आउटर मोस्ट रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो एक्जिमा है, सोरियासिस है, लिपोडर्मा है, ये जो सफेद पैच है, ये सब ये बताते हैं कि अंदर बहुत डैमेज हो गया है। और हम उसको मलम लगा के बाहर के डैमेज को, जैसे अगर आपने देखा रहेगा कि बचपन में किसी को स्किन डिजीज होती है और उसको मलम से ठीक करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर में उसको अस्थमा डेवलप होता है, क्योंकि जो यहाँ पे टॉक्सिन्स थे, केमिकल टॉक्सिन्स थे, उसको ट्यूब लगा के उस केमिकल टॉक्सिन्स को अंदर लेके गए, उसको बाहर आने नहीं दिया। तो वो कहाँ जाएंगे? लंग्स में ही जाएंगे, तो अस्थमा क्रिएट होता है ना? मतलब जितनी भी एलोपैथी की हमारी जो टेम्पररी स्किन के लिए जो ट्रीटमेंट होती है ना, फ्यूचर में अंदर मेजर डैमेज होता है। ये हमको भी पता नहीं था जब हम मेडिकल साइंस में थे, लेकिन जब हमने पंचगिनी में जब डिजीज के ऊपर रिट्रीट करते थे ना, अभी तो बीमारियों के ऊपर कैंप नहीं करते, लेकिन शुरू में हमने 15-20 जब बीमारियों के ऊपर कैंप किया तब पता चला कि जो इंसान ने सप्रेस किया था बचपन में, वो अंदर जाके इंटरनल ऑर्गन की बीमारी बन के फ्यूचर में बाहर आ गई। इसलिए कभी भी ऐसी ऑइंटमेंट की ट्रीटमेंट तो गलती से भी मत करना, कभी कोई ट्यूब नहीं लगाना। अगर पिंपल्स है या जो भी आपका एक्जिमा है, सोरियासिस है, गलती से भी मत करना। जितना वो टॉक्सिन्स के अंदर घुसाओगे तो वो किधर ना किधर बेचारा जाके फ्यूचर में बड़ी बीमारी, तब तो अच्छा लगेगा। इसलिए आपने देखा होम्योपैथी की ट्रीटमेंट में उल्टा होता है, पहले खराबा बाहर निकलता है फिर अच्छा होता है। क्योंकि होम्योपैथी की ट्रीटमेंट भी है ना, नेचुरल ट्रीटमेंट है। जैसे हम हीलिंग भी करते तो होता है यार, ये हीलिंग करने के बाद घर में झगड़े बढ़ गए, हमारा ऐसा हो गया, हमारा खाना बंद हो गया, हमारी एक्सरसाइज बंद हो गई, ये सब उल्टा होता है। क्योंकि वो क्लींजिंग प्रोसेस है ना, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, राइट? तो ये चीज समझना है कि स्किन डिजीज को कभी भी बीमारी मत समझो। 2 डॉक्टर के पास गलती से मत जाना, एक साइकेट्रिक के पास, एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास, कभी गलती से मत जाना। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो चीज को सप्रेस करके अंदर बीमारी क्रिएट करने से अंदर की हीलिंग करो कि बाहर वो स्प्रेड होना ही बंद हो जाए। सी आपको इंजरी हुई तो बात अलग है, लेकिन ऐसा एक्जिमा है, सोरियासिस है, आप उसको वो इन्फेक्शन नहीं है, वो दूसरे किसी को नहीं होता है, लेकिन हम उसको जितना ऑइंटमेंट से दबाएंगे तो वो अंदर डिजीज क्रिएट होगा। मैंने शुरू में ही आपको बोला ना कि जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, कचरा निकालने वाला प्रोसेस है, उसको अंदर मत डालो वापस, उसको बाहर निकलने दो। इसलिए आप नेचुरोपैथी सेंटर में अगर आप जाते हो तो आपने देखा होगा उधर एनिमा देते हैं, उधर मड थेरेपी कराते, उधर स्टीम थेरेपी कराते, उधर वमन कराते, है ना, सब कुछ डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोसेस करवाते, राइट? जैसे अभी आप पंचगिनी में आते हो तो आपने देखा हम सुबह 6 बजे डायनेमिक कराते, तो हम डिटॉक्सिफिकेशन कैथारसिस वाला प्रोसेस करवाते, इसको कैथारसिस बोलते हैं। तो ये सारा जो ब्रेन में अगर आपने देखा, ये जो डैमेज यहाँ दिख रहा है, ये सब रेडनेस है, जिस एरिया में मैंने आपको बताया 72 एरियाज में जहाँ पे भी ये रिसाइड होता है, वो सिस्टम डैमेज हो जाती है। तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करने के बाद हम जब उसको पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो जो सबसे ज़्यादा डैमेज वाली एरिया रहती है, जहाँ पे बहुत इमोशनल डैमेज वाला कुछ फाइल स्टोर्ड है, उस कनेक्टेड पास्ट लाइफ में वो चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंप्यूटर में ना 200 फाइल्स है, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे सिर्फ 10 फोल्डर है, तो आप जब माउस घुमा के क्लिक करोगे तो पहले 10 में से ही कुछ ना कुछ ओपन होने वाला है, बाकी के अंदर वाली फाइल्स ओपन नहीं होगी।
है ना, हम इम्पोर्टेंट चीज को डेस्कटॉप पे लेके आते हैं, राइट। जैसे आपके मोबाइल में आपने स्पीड डायल में 9 नंबर ही डाले हैं, तो जो आपके इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, उसी को आपने डाला हुआ है। तो यहाँ पे भी ये होता है, जो सबसे ज्यादा डैमेज है ना, और साइकिक सर्जरी में हम यही सारा डैमेज को निकालते हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि ये जो इसका डायबिटीज का इशू है, ब्लड प्रेशर का है, वेट का इशू है, वो कौन से एरिया में भरा है। इसलिए हम पूरा स्कल ओपन करवा के वो कचरा निकालते हैं। लोग काफी बार मुझे बोलते हैं ये क्या है, मेरे को तो घुटने में तकलीफ है, यहाँ साइकिल सर्जरी करने के लिए बोलो, यहाँ क्या करवा दो। लेकिन डैमेज सारा यहीं से शुरू हुआ है, यहाँ तो इफेक्ट हुई है। सर तो ये इमेज मेडिकल साइंस के है या ऑरा के? मेडिकल साइंस। तो ये ऐसे ही इमेज आते रेड और जो सब स्पॉट दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप है ना डाई वाला एमआरआई करोगे ना, डाई वाला एक प्लेन एमआरआई होता है और एक डाई वाला होता है। डाई वाले में ऐसे इमेज आता है, एक प्लेन कॉन्ट्रास्ट हम नहीं बोलते। काफी बार प्रेग्नेंट होते हैं या कोई स्टंट वगैरह लगाया होता है तो वो डाई नहीं छोड़ते, क्योंकि वो रिएक्ट करता है बॉडी। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आता एक्सरे देखे, सीटी स्कैन देखे, तो वो प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करवाते। जैसे आजकल कलर सोनोग्राफी आया है, पहले कलर सोनोग्राफी नहीं थी, तो कैसे हम डाई छोड़ने के बाद वो निकालते हैं, तो वो कलर से पता चलता है कि कहाँ पे डैमेज किया गया है। वही नीचे के 3 जो कलर है वही कलर यहाँ पर भी वही कहता हूँ ना कि क्या है कि धीरे धीरे अगर आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी में जितने डेप्थ ऑफ द वेवलेंथ की इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो स्पिरिचुअलिटी के नजदीक आती जाती है। समझ में, जितना डेप्थ में जाएंगे ना टेक्नोलॉजी का, तो देखेंगे तो वो स्पिरिचुअल, क्योंकि जहाँ पे फिजिकल बॉडी खत्म होता है, क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स वहीं से शुरू होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नॉर्मल ऐसे ब्रेन के एक्सरे में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन कॉन्ट्रास्ट एमआरआई में पता चलेगा कि यहाँ उसका कौन सा एरिया में डैमेज है। क्योंकि जब हमको क्लॉट देखना होता है ना, किसको पैरालिसिस हुआ है तो कौन से साइड पे क्लॉट है, तो समझ में आता है कि ये क्लॉट यहाँ पे है, तो फिर ऑपरेशन ब्रेन की इधर ही करते वही क्लॉट निकालते। लेकिन अगर हम उसी पार्ट पे अगर साइकिक सर्जरी करेंगे ब्रेन में, तो वो भी क्लॉट निकल जाएगा, राइट। ये समझ में आया कि नहीं? तो इसमें एक सिंपल सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक सिंपल सिस्टम क्या होती है यहाँ पे। पहली बात तो आपको ब्रेन से थोड़ा ऊपर माइंड लेवल में समझना पड़ेगा। आप अगर बॉडी के लेवल की जो बीमारियां हैं उसको फिजिकली अगर आप कोरिलेट करोगे तो शायद आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आज शुरुआत से आपको सब समझा रहा कि आपको अस्थमा क्यों क्रिएट होता है, अल्सर क्यों क्रिएट होता है, इंडाइजेशन, अपेंडिक्स क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि ये सारे थॉट्स एंड इमोशंस के वजह से है। 3 बार एक थॉट आते हैं ना तो वो इमोशन में कन्वर्ट होता है, और 3 बार इमोशन होता है तो वो फिजिकल डैमेज क्रिएट होता है। इसलिए आपने देखा एकता कपूर की सब सीरियल में 3 बार डायलॉग बोलते हैं, तब वो इमोशनली अटैच्ड होता है वो सीरियल से, कि दूसरा दिन भी वो 8 बजे बैठ जाएगा वो सीरियल देखने को, सारे काम छोड़ के, राइट। और धीरे धीरे उसके अंदर भी वही फिजिकल इश्यू क्रिएट होगी, उसको भी वही ऑर्नामेंट्स पसंद आएंगे, वही सैंडल पसंद आएगी, वही उसकी साड़ी पसंद आएगी, क्योंकि धीरे धीरे वो एक थॉट से अट्रैक्ट हुए, एक इमोशन से अट्रैक्ट हुए, फिर धीरे धीरे वो फिजिकल स्ट्रक्चर से भी आप अट्रैक्ट हो जाओगे। आपको लगेगा भाई मेरे साथ भी ऐसा ही सब होना चाहिए। इट्स अ फैक्ट। अगर आप देखो कोई जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो हमारे सारे फ्रेंड ज्यादा करके सलमान खान के फोटो रखते थे, क्योंकि बॉडी बिल्डर है, अरे गेटिंग इट। तो धीरे धीरे उनको लगता नहीं यार जिम में जाना है, तो वो अपने क्लासेस को भी बंक करते थे सिर्फ जिम में जाने के लिए, बिकॉज जो दिन रात देखते हैं ना तो उनका फोकस उस पर ज्यादा जाता है। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में कि नहीं? क्योंकि जो देखोगे, अभी सपोज बाइक का फोटो देखोगे, कार का देखोगे, तो आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज ब्रेन का जो यहाँ पे ब्रेन का जो सिस्टम है ना, कि जो भी कॉन्शियस बार बार देखता है, बिकॉज कॉन्शियस में है ना 5 सेंसेस का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कॉन्शियस में, और जब आदमी उस फिजिकल स्ट्रक्चर से इमोशनली अटैच्ड हो जाता है ना तो वो सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट जाती है, और जब सबकॉन्शियस में जाती है तो वो 100% उसको अट्रैक्ट करता है।
समझ में कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कृष्ण के फोटो को कॉन्शियसली बार बार देखता हूँ तो धीरे धीरे इनकी इम्प्रिंट मेरे सबकॉन्शियस में चली जाएगी। फिर अगर आप मेरी पास्ट लाइफ करोगे तो मैं कृष्ण के बारे में ही ज्यादा बातें करूंगा, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में वो अभी बस गए। तो कोई लाइफ में सपोज मैंने इनकी भक्ति ज्यादा की होगी तो भी मैं पास्ट लाइफ में उनकी ही बातें करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बचपन से लेके अभी तक कौन से इंसान को रोल मॉडल बनाया अपनी लाइफ में, फादर को, मदर को, या ऐसे कोई ब्रदर को, सिस्टर को, उस हिसाब से ही हमारा जो एक परसेप्शन होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वो चलते रहता है। वो आप देखना, तो हमको है ना लोग बोलते हैं ये तो मम्मी के जैसे दिखता है, या तो इसका बिहेवियर देखो पापा के जैसा है, क्योंकि हमने उसका कॉन्शियसनेस को सबकॉन्शियस में पकड़ के रखा है। कॉन्शियसली हम पहले सब सेंस करते हैं कि इसमें से कौन अच्छा दिखता है, फिर इसमें से जो अच्छा लगे फिर उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, है ना। अब इतने सारे हीरो है तो उसमें से उसे सलमान खान का ही फोटो क्यों रखा, और सलमान खान का रखने के बाद फिर उसका धीरे धीरे वो उसी के जैसे बॉडी बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो कार है वो कार अचीव करेगा, उसके बाद जो बाइक है वही बाइक पे बैठेगा, वो जो वॉच पहनता है, वो जो ब्रेसलेट पहनता है। तो धीरे धीरे देखो एक से एक चीज है ना, थॉट इमोशन बॉडी, थॉट इमोशन बॉडी, थॉट इमोशन बॉडी, ये कॉपी पेस्ट अंदर होते रहते हैं, राइट। हम साइकिक सर्जरी में ये कोशिश करते हैं, थॉट डिलीट किया, इमोशन डिलीट किया, बॉडी में चेंज है, थॉट डिलीट किया, इमोशन चेंज किया, बॉडी में चेंज है। सर पर कोई ऐसे भी आपने ये सारे जो एग्जांपल दिए तो अच्छे वाले हैं, हाँ। पर कभी कभी कोई बैंक रॉबरी होता है, मर्डर केस का हाँ, ये प्लान करता है, हाँ। तो उसको उस वक्त किस तरह से किया जा सकता है? हाँ, वो कल ही एक्चुअली हम लोग ने पूना में ये सब डिस्कस किया था। ये कैसा है कि हम पानी को गर्म करते हैं ना गैस पे, तो शुरू में तो सिर्फ उसका टेम्परेचर ही बढ़ता है, शुरू में उसको आप कंटिन्यूस गर्म करते जाओ, फिर क्या होगा मुझे बताओ। बॉइल होना शुरू हो जाएगा, राइट। बॉइल होते होते उड़ने भी लगेगा वो, बराबर है कि हमारा यही होता है कि हमारा जो संचेत कर्मा में थॉट इमोशंस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते बाद में वो बॉइल हो जाते हैं। बॉइल होने के बाद वो प्रारंभ कर्मा में आता है, जो उड़ता है ना वो मैनिफेस्ट होता है। समझ में कि नहीं? बहुत लाइफ में छोटी छोटी चोरियां की, पकड़े नहीं गए, फिर धीरे धीरे सोचा यार कभी बड़ी चोरी करूं, ऐसे बाद में और अलग अलग जगह से प्लान्स देखे, मूवीज देखी, ऐसे देखे, आइडियाज निकाले, 2-3 बार जेल में गए, बड़े बड़े चोरों से मिले, फिर बाद में वो बॉइलिंग शुरू होती है, यार एक तो अपन भी बड़ा हाथ मार लेते। समझे कि नहीं? मतलब जो संचेत कर्मा है ना, संचेत कर्मा दबा हुआ कर्मा है पास्ट लाइफ का, तो उसमें से कुछ पॉपअप होते हैं, जैसे आप पॉपकॉर्न कैसे गर्म करते हो, टुक 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 के ऊपर आता है, तो वो अंदर का जो कर्मा है ना, उसमें से 100 में से ना 1-2 ऐसे पॉपअप होते हैं बाहर आते हैं, और जो बाहर आता है वो मैनिफेस्ट होता है। जब तक दबा हुआ था, जब तक इस लेवल पे देखो, इसमें 2 है, ये जो सबकॉन्शियस है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 2। यहाँ पे 40% ऊपर होता है, 60% नीचे होता है। 60% संचेत कर्मा है, अनकॉन्शियस पार्ट बोलते हैं इसको। अनकॉन्शियस मतलब पिछले जन्मों का पास्ट लाइफ है, और ऊपर का जो 40% है ना सबकॉन्शियस में, ये प्रेजेंट लाइफ का पास्ट है, प्रेजेंट लाइफ का पास्ट है, बराबर है। तो इसलिए हम पहले प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन कराते, नेक्स्ट फिर हम वूम रिग्रेशन कराते, फिर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते, एक के बाद एक पीछे जाते ना हम लोग। प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन कराने से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले पीछे लेके जाते हैं, तो वो यहाँ से फाइल्स ओपन करता है। फिर हम वूम रिग्रेशन, वो एक छोटी सी लाइन होती है, 5-10% की लाइन होती है, उसमें वो देखता है हाँ मैं जब मम्मी के अंदर था तो ऐसे ऐसे पापा के साथ झगड़े हुए, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोया, ऐसे करके वो 5-10% वाली फाइल्स ओपन होती है। उसमें हो सकता है कुछ जेनेटिक्स फाइल्स भी होगी कि पेरेंट्स को डायबिटीज था, कैंसर था, वो फाइल्स भी बाहर आ जाएगी, उसको वो भी उसको याद आएगा, अरे हाँ मुझे याद है मेरे दादाजी कैंसर से मरे, मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत रोया, मतलब उसने वो फाइल्स को भी पकड़ के रखी है। उसकी वो बीमारी क्यों याद है, वो कैंसर क्यों याद आया, या उसका एक्सीडेंट क्यों याद आया, क्योंकि वो फाइल पकड़ के रखी है। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, अनकॉन्शियस, ये एकदम नीचे का भाग होता है जिसमें संचेत कर्मा होते हैं। तो संचेत कर्मा को अगर कोई ट्रिगर करता है ना,
तो वो प्रारंभ कर्मा में चले जाता है, वो बॉइल होके ऊपर मैनिफेस्ट होता है। समझ में ना? कोई लाइफ में मैंने बहुत चोरी का प्लान किया रहेगा और अचानक ये लाइफ में मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन एक आदमी आके बोलता है यार मुझे लगता है चल ना तेरे साथ मिलकर अपन एक बड़ा चोरी करेंगे, तो मेरा संचित कर्मा में से एक कर्मा पॉपअप होके प्रारंभ कर्मा में आ गया, वो ऊपर आ गया, अंदर था। अब जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये तो उसने बोला इसलिए चोरी किया, मुझे तो करना भी नहीं था, मेरा रिकॉर्ड देखो मैंने तो लाइफ में कभी चोरी नहीं की। लेकिन मेरे संचित कर्मा में वो था, मेरे अंदर एक थॉट इमोशन था कि मैं कभी ना कभी तो करूं। तो जब हम साइकिक सर्जरी करते हैं ना, तो ये जानना मुश्किल होता है कि ये प्रेजेंट कर्मा के वजह से है कि ये प्रारंभ कर्मा के है कि ये संचित कर्मा से, ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ साइकिक सर्जरी में ज्यादा समय लगता है, कुछ साइकिक सर्जरी में तुरंत रिजल्ट देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रेजेंट लाइफ का गिल्ट है ना, तो गिल्ट के वजह से आपको जो किडनी स्टोन हुआ है ना, तो 2 सर्जरी में स्टोन निकल जाएगा। लेकिन अगर पास्ट लाइफ का कोई गिल्ट है कि अरे यार पिछले जन्म में मैंने हस्बैंड को धोखा दिया, वाइफ को धोखा दिया, वो जो गिल्ट है ना, उसमें हो सकता है साइकिक सर्जरी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। समझ में नहीं? प्रेजेंट लाइफ का डाइट, एबनॉर्मल डाइट की वजह से अगर कैंसर हुआ ना, तो साइकिक सर्जरी कम लगेगी। पास्ट लाइफ में कैंसर से मरे और वो प्रेजेंट लाइफ में लेके आए हो, तो उसको शायद आपको ज्यादा समय साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। समझ में है कि नहीं? अरे बेटी के राइट। अभी हमारे रिलेशन के इश्यू भी वैसे ही है। अगर प्रेजेंट लाइफ के गलत अनुभव की वजह से अगर रिलेशन में कुछ टकरावट है, तो उसको कम साइकिक सर्जरी लगेंगे। लेकिन पास्ट लाइफ से वो धोखाधड़ी चलते आ रही है जन्मों जन्मों से, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए या पेरेंट्स के लिए, उसको बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो संचित कर्मा से आया हुआ है, वो बहुत डीप रूट लेवल पे है। तो एक एक लेयर ओपन करते जाओ, कितना टाइम लगेगा? क्लियर? मतलब हमारे बॉडी में भी जैसे लेयर्स होते हैं ना, कि अभी सपोज किसी का फ्रैक्चर हुआ, तो क्योंकि मैंने सारे सर्जरीज असिस्ट किए मेरे डॉक्टरों के साथ, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो प्लास्टिक सर्जन होता है ना, वो ऊपर से चमड़ी से निकालता है और अच्छी चमड़ी कहीं से लगा देता है। जो अपेंडिक्स हर्निया का ऑपरेशन करता है ना, वो सिर्फ मसल्स के लेवल पे जाता है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो नीचे बोन लेवल पे जाता है। समझ में कि अभी हार्ट वाला तो एकदम और भी अंदर ऑर्गन के अंदर जाता है। तो जितने ज्यादा लेवल पे अंदर जाते हैं ना, तो ज्यादा टाइम लगता है उसको ठीक होने में। समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे भी सेम है कि आपका कौन से सबकॉन्शियस का जो भी है, अगर आपका कॉन्शियस लेवल पे बीमारियां है ना, तो 1-2 साइकिक सर्जरी में निकल जाएगी। अभी का डर है, अभी का फोबिया है, अभी की इनसिक्योरिटी, फियर है, वो निकल जाएगा। लेकिन कुछ सालों पहले का है, ज्यादा समय लगेगा। कुछ जन्मों पहले का है, और ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें कोई पैरामीटर तो नहीं है, कोई मेजरमेंट तो नहीं है, ये कब से आया है इश्यू, ये तो आपको पता नहीं है, राइट? तो इसमें अभी 2 चीज समझनी क्या है कि एक तो सर्जरी वो होती है जो कॉन्शियस एफर्मेशन से होती है, तो वो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे ठीक करेगी। जैसे प्राणी हीलिंग में सर्जरी होती है, वो कॉन्शियस लेवल पे सर्जरी करती है, ऑरा लेवल पे सर्जरी करती है, या मैग्नीफाइड हीलिंग में होता है, या थीटा हीलिंग में होता है। ये सारे कॉन्शियस लेवल पे सर्जरी होती है। अपनी जो सर्जरी है ना, वो सबकॉन्शियस लेवल पे क्यों होती है, लेकिन सबकॉन्शियस वो भी यहाँ के ऊपर के लेवल की होती है। अपनी जो सर्जरी है ना, सिर्फ ऊपर के लेवल की होती है, जो डाइकोमियो के साथ करते हैं, जो प्रेजेंट लाइफ के पास्ट का इश्यू को बाहर निकालते हैं। लेकिन करुणा रेकी के साथ करते तो अनकॉन्शियस तक भी वो साइकिक सर्जरी जाती है। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? मतलब जब मैंने सीखा था, तब मैं 3rd डिग्री में साइकिक सर्जरी सीखी, और मैं अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मेरे पास मेडिकल केसेस ज्यादा आते थे, तो मेडिकल केसेस में मुझे रिजल्ट भी जल्दी मिल जाते थे। लेकिन जब कुछ रिलेशंस के इश्यू आए, कोई फाइनेंस के इश्यूज आए, तो कुछ जेनेटिकल इश्यू आए, तो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि पहले इतने अच्छे केस सॉल्व किए, इसका क्यों नहीं हुआ। फिर जब मैंने मास्टर डिग्री के बाद जब करुणा रेकी सीखी और उसका जब इंटीग्रेशन किया था, तब वो डीपर लेवल के भी इश्यू सॉल्व होने शुरू हो गए। तब मुझे समझ में आया कि दोनों को साथ में कंबाइन करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा कि हमारे रिट्रीट में हम ये 2 वर्कशॉप तो कंपलसरी ही रखते हैं, और ये हम ज्यादा लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि हमें आपके थ्रू रिजल्ट चाहिए, हमारे थ्रू रिजल्ट नहीं देना है हमें।
हमको चमत्कार नहीं करते, या तो आप एडिक्टेड हो जाओगे, नहीं नहीं यार ये तो करते तो बहुत अच्छा हाथ है इनका, ऐसा ऐसा स्टोन निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे ये ठीक करते हैं। तो ये दोनों समझना है कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये दोनों माइंड से फाइल्स निकालनी है, राइट। ये जब आप निकालना शुरू